हॉटस्टार आज हमारे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, आपका स्वागत है। नितिन जी, दिसंबर के बाद से आपने जो कार्यकाल संभाला है, अब तक के अपने कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी को एक आह्वान के रूप में मैंने स्वीकार किया है और इस 6-7 महीने के कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश की है कि हम विपक्ष की अच्छी भूमिका कैसे रख सके, दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नाते जन आंदोलन करने में महंगाई का आंदोलन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रोड पर किस प्रकार से खड़ा हो, और दूसरी ओर पार्टी करके गुड गवर्नेंस करके जहां हमारी सत्ता है वहां हमारे शासन के द्वारा गरीब व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कैसा हो, पार्टी के अंतर्गत जो कार्यकर्ता है उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करके कुछ गुणात्मक बदल पार्टी में किस प्रकार से हो। तो संगठन, राजनीति और उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस, ये तीनों बातों का ध्यान हमने दिया। लेकिन एक परसेप्शन ये जाता है कि महंगाई पर जिस तरीके से बीजेपी को आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए था, कहीं ना कहीं बीजेपी शायद उतना आक्रामक नहीं रह पाई। क्या सच्चाई है? मुझे कभी कभी आप ये सवाल पूछ रहे, इसका आश्चर्य लगता है। आक्रामक रूप से हमने बड़े प्रमाण पर एक दिन अगर भारत बंद किया तो आप सबकी मीडिया में हमने कितने करोड़ का देश का नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर आपने दिन भर चर्चा की। सीबीआई पे आपने बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन जब से संसद शुरू हुई है आपने एक बार भी संसद के अंदर इस मसले को नहीं उठाया। क्यों? नहीं, अभी कहाँ संसद का अधिवेशन समाप्त हुआ है। देखिए, आपने कहा था पहली बात तो ऐसी है कि महंगाई के विषय को प्राधान्य क्रम मिला और उसी विषय के तो अभी तक, कल तक तो यही चर्चा शुरू थी। आखिर एक समय दो महत्व के विषय तो लेना संभव नहीं होता है और इसलिए महंगाई के विषय पर जिसमें आम पार्टियों की सहानुभूति थी और जिनका समर्थन था, उस विषय को लेकर हमने उठाया। अभी अगले इसमें निश्चित रूप से सीबीआई पर भी चर्चा होगी। सीबीआई के मसले पर बीजेपी आक्रामक होगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी संसद के अंदर, ये माने? देखिए, सीबीआई के बारे में मिसयूज हो रहा है, ये तो बात खुली है। मैं कह रहा हूं संसद में इसको आप आक्रामक तरीके से निश्चित रूप से इस मुद्दे को आपने छोड़ा नहीं संसद में? बिल्कुल छोड़ा नहीं है। आक्रामक रूप से हम ये विषय रखेंगे और इसके लिए देश भर में भी तीव्र आंदोलन खड़ा करेंगे। बट ये इंप्रेशन जाता है कि चूंकि गुजरात के अंदर आपकी पार्टी के लोग फंस रहे हैं, इसलिए आप सीबीआई के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। सही है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के दोनों ही हमारे जो प्रमुख नेता है, मुलायम सिंह जी और मायावती जी, और बिहार में लालू प्रसाद जी, इनके तीनों के सीबीआई के केस में समय समय के ऊपर जो एफिडेविट बदल गए और जिस प्रकार के स्टैंड बदल इशू है। मैं कह रहा हूं कि जब अमित शाह का मसला आता है, जब मुलायम सिंह के एफिडेविट बदली, जब लालू प्रसाद यादव के बारे में बात हुई, तब बीजेपी ने इस मसले को उतनी गंभीरता के साथ नहीं उठाया। अमित शाह का मसला आया तो बीजेपी इसको गंभीरता के साथ उठाने की कोशिश कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह फंस रहे हैं, पार्टी फंस रही, इसलिए बीजेपी को याद आ रही है? देखो, ये फंस रही या फंसे है, ये तो बात अदालत तय करेगी। अगर जेल में जो लोग अरेस्ट है उनसे जजमेंट, उनसे एविडेंस लेकर अगर कोई जिस सरकार ने जिन गुनहगारों को सजा दी है, जिसमें से एक व्यक्ति ने अपने लड़के का खून किया इसलिए सजा भुगत रहा है, उन व्यक्तियों के बात को अगर एविडेंस के रूप में लेकर उस सरकार के खिलाफ और मंत्री को उसका उपयोग किया जाता है, तो आज तो मैं आपको लगता है कि अमित शाह को फंसाया जा रहा है? 100% ये बुरी साजिश। अगर आप गुजरात की, मुझे बताएं, सोहराबुद्दीन कौन था जिसके ऊपर 22 गुने हैं? टाड़ा के 2 गुने हैं। नहीं, आपको जिस बात को, सोहराबुद्दीन की बात को लेकर चल रही है, मैं इस देश की मीडिया को आपके मार्फत सवाल पूछना चाहता हूं कि सोहराबुद्दीन कौन था जिसके कुएं में क्या? सोहराबुद्दीन एक अपराधी था, तो क्या मार देना चाहिए उसको? मुझे बताइए, मणिपुर में 111 इनकाउंटर हुए। नहीं, मैं सोहराबुद्दीन में सवाल कर, सोहराबुद्दीन अपराधी था इसलिए सोहराबुद्दीन को मार देना चाहिए? क्या करना चाहिए? गले में हार डालना चाहिए? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए? क्या आतंकवादियों को इस देश में फांसी की सजा नहीं? क्या सिर्फ इसलिए मारना चाहिए क्योंकि वो अपराधी है? कानून है, रूल ऑफ लॉ है, अदालत है। एक बात बताइए, आज तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास 600 केसेस पेंडिंग है। 111 केसेस मणिपुर की फेक इनकाउंटर की। 300 केसेस। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, 6 साल आपकी सरकार के बिल्कुल मैं साफ इस मत का हूं, जो आतंकवादी है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो इस देश में आतंक के साथ निरपराध लोगों की हत्या करने की साजिश रचते हैं, जिनके ऊपर 22 गुने हैं 4 राज्यों में, केवल गुजरात में नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और गुजरात, 4 राज्यों में जिनके खिलाफ गुनाह है, ऐसे गुनहगार के ऊपर अगर सरकार सख्ती से कोई कड़ी कार्रवाई करती है तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। सख्ती का मतलब फर्जी एनकाउंटर
Who says फर्जी एनकाउंटर? What evidence you have got? आपकी पार्टी ने, गुजरात सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा है कि उनसे गलती हुई है। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। देखिए, एक मैं बात बताता हूं, जिस प्रकार से लगातार सुप्रीम कोर्ट में कुछ एनजीओ के मार्फत जो कुछ सर, मैं आप एनजीओ की बात, मैं कह रहा हूं सोहराबुद्दीन के मसले पे क्या उसका एनकाउंटर से, मैं एक छोटा सवाल आपसे कर रहा हूं, और ये सवाल सिर्फ सोहराबुद्दीन का नहीं, उनकी पत्नी कौसर भी और तुलसी प्रजापति, उसका भी उसी तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया। कैसे जस्टिफाइड है ये? सब केसेस में इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो गुनहगारी के संबंध का था। उनका उसमें से एक का संबंध दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट था। 4 राज्यों में उनके खिलाफ गुने थे, और क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। सर, टेररिस्ट है तो क्या कसाब को गोली मार देनी चाहिए? अदालत का जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्या वो गलत थी? सर, ये जो हुआ, जब फाइटिंग होती है और फाइटिंग होने के बाद जब उसके साथ घटनाएं होती है, तो मुझे लगता है ये एक तो सरकार ये नियम तैयार करे कि आतंकवादी भले आता है उसके ऊपर पुष्पगुच्छ, पुष्पहार देकर उसका स्वागत करे, 6 साल उसको फांसी की सजा न दे। गडकरी जी माफ करिएगा, अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि सोहराबुद्दीन अगर अपराधी है, तुलसी प्रजापति अगर अपराधी है, तो क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? अदालत तक मसला नहीं जाना चाहिए, मुकदमे नहीं चलने चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए? इसका मतलब इस देश में अगर गुनहगार अगर मिलता है और कितना भी गंभीर होगा तो भी उसको अटैक नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। देश की कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक सरकार इस बात को परमिट करते हैं कि अगर इस प्रकार के गुनहगार अगर होंगे और जिनके ऊपर उस प्रकार के केसेस अगर रजिस्टर होंगी, तो सरकार को उनके साथ अगर ऐसी परिस्थिति उद्भवती है, निर्माण होती है, तो उसमें इनकाउंटर करने में कोई गलत बात नहीं है। और ये हमारे कार्यकाल में नहीं, सर ये हमारे कार्यकाल में करने में 47 से लेकर कांग्रेस का भी शासन जिन राज्यों में है, मैं आपको पूछता हूँ, महाराष्ट्र में इनकाउंटर हुए, कांग्रेस का राज्य। आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर जस्टिफाइड है, पकड़ के मार दिए जस्टिफाइड है? देखिए, किसको मालूम है कि पकड़ के मारा कि कैसे मारा? नहीं, आपकी सरकार ने खुद, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है, और उनके आधार पर आपकी जो गीता जौहरी की कमेटी की रिपोर्ट है वो कहती है, आपकी सीबीसीआईडी की रिपोर्ट है वो कहती है। कोर्ट के बारे में भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जो मुझे बोलना नहीं है। कोर्ट के मैटर इज सब जुडिस, वहां क्या हुआ, किसने क्या सबमिट किया, किसने क्या किया, इसका नहीं। मैं आपको भी सवाल का, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। देखो, सवाल मैं आपको बोला, इनकाउंटर अगर किया है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। आपको सवाल का जवाब मिल गया। दूसरी बात, एनकाउंटर, आप मुझे अधूरी बात मत रोकिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मणिपुर में 111 इनकाउंटर हुए जहां कांग्रेस का राज है, उत्तर प्रदेश में 300 इनकाउंटर हुए जहां मायावती जी की सरकार है, महाराष्ट्र में करीब 70-80 इनकाउंटर। अगर वो गलत है तो क्या बीजेपी आंध्र प्रदेश में गलत करेगी? और दूसरी बात, सर, इसको इनकाउंटर करने में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को इसलिए दी कि आंध्र प्रदेश के पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की पुलिस भी इस इनकाउंटर से संबंधित है, वो भी आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो फिर आंध्र प्रदेश की पुलिस को छोड़ दिया और इन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे। मैं तो छोटा सा सवाल कर रहा हूं, छोटा सवाल, क्या आप एनकाउंटर को जस्टिफाइड मानते हैं सिविलाइज सोसाइटी के अंदर? मैं साफ रूप से मानता हूं कि जो क्रिमिनल्स है, जो सुधर नहीं सकते, उनको गोली मार देना चाहिए। है, अगर वो इस प्रकार से जो समाज की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, ऐसे फोर्सेस के साथ प्रतिकार करते समय अगर ऐसी घटनाएं होती है तो मैं उसको जस्टिफाई मानता हूं, उसका समर्थन। प्रतिकार करते समय अलग बात है कि अगर आप चेज कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में कर दिया, उसकी इजाजत संविधान देता है। वेट फॉर सम डेज, लेकिन मैटर इज सब जुडिस। सर, सुप्रीम कोर्ट के बाद में, सर मैं फिर दोहराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का एफिडेविट है, उन्होंने अपनी गलती मानी है सोहराबुद्दीन के मसले पे, तो क्या सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर सही आप कह रहे हैं? मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर अगर हुआ है तो उसको जस्टिफाई है, ऐसा मेरा मत है। आपसे बातचीत जारी रहेगी वक्त छोटे से ब्रेक का। और हमारे साथ है नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब का स्वागत है। नितिन गडकरी साहब, ब्रेक के पहले हम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और सीबीआई के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी में एक नया बदलाव आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जा रहा है कि बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही जिस रास्ते पर पहले थी। क्या ये इंप्रेशन गलत है? देखिए, पहले बीजेपी चल रही थी वो रास्ता ठीक था, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो भी रास्ता ठीक है। ये इंप्रेशन कौन देखता है और कौन बात करता है ये मुझे पता नहीं। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे कि हम किसी भी रास्ते पे चले तो भी उनको एक ही रास्ता दिखने वाला है तो उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनको वही दिखता है। हम कुछ भी करें तो भी उनको दिखने वाला वही दिखता है। एक इंप्रेशन ये जाता है कि आप
इनडिसाइसिव है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। फैसले करने में आप मैं आपको एक सवाल पूछूं। पदाधिकारियों के कार्यों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर करीब 4-5 महीने लग गए आपको पदाधिकारियों के कामों में। कहां 5 महीने लगे? देखिए, ऑफिस बेरर घोषित करने के लिए मुझे 4 महीने लगे। 4 महीने में 3-4 महीने में ऑफिस बेरर घोषित, और उसके बाद 2-1.5 महीने में 2 महीने में पदाधिकारियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब इतने बड़े देश के राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा करना, देश के पदाधिकारियों से चर्चा करना और चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय करना। मेरा खुद का करीब 24 राज्यों में 48 दिन मेरे प्रवास में गए हैं, और दिल्ली में मुझे लोगों को मिलने के, आप इसको गलत मानते हैं बेसिकली? इस आरोप को मैं आप 100% गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो, मैं आपको, गडकरी जी इनडिसाइसिव नहीं है। अरे ये जो मुझसे नजदीक से जानते हो वो सपने भी मुझे कह नहीं सकते ऐसा। आई एम नोन फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारे बीच में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे बीच में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ अगर कोई है तो मीडिया का परसेप्शन है, और जो मीडिया वालों ने हमारे बारे में ये तय किया। मुझे गडकरी जी, आप कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। अब वो तो मीडिया का क्रिएशन नहीं है ना। जैसे आपने अफजल गुरु के बारे में बोला कि वो कांग्रेस का दामाद है, लालू और मुलायम के बारे में बोल दिया कि वो तलवे चाटते हैं। आपका आभारी हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जिस अफजल गुरु को 6 साल से फांसी की, नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देती ना। ये क्या गलत बोला मैंने? क्या शोभा नहीं देता? ये गलत बोला आपको। आप जिस विषय में है, मैं ये लालू मुलायम का जो तलवे चाटते हैं, जरा पूरा डिटेल हो जाने दो ना। अगर गलत हो तो गलती, नहीं तो नहीं। मैंने अगर कहा कि 6 साल उसको फांसी की सजा नहीं हुई है, उसने पार्लियामेंट उद्ध्वस्त करने का प्लान किया, केंद्र के कांग्रेस के गृह मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को दिल्ली को कहते हैं कि 4 साल इस फाइल पर साइन मत करो। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। आप आपके सुविधा की बात तो सुनते नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं। मैं खाली शब्दों के उस पर मैं जा रहा हूँ, बस वही कह रहा हूँ। मैंने पूछा ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? क्या वो आपका दामाद है? मुझे बताइए, आपका दामाद है, दामाद हो ना जिसको लड़की देते हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या आपका दामाद है? आपको मैं पूछता हूँ, आप मीडिया के बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूं, ये आपका दामाद है, इसमें आपका दामाद है, इसमें असंसदीय शब्द क्या है? मैं संसदीय असंसदीय गलत क्या बोला? इसमें कौन सा गलत है वो तो बताओ। असंसदीय के बारे में गलत क्या है आप तो बताओ। नहीं, मैं कौन होता जज करने वाला? मैंने कोई गलत बोला नहीं। हाँ। अगर माफी मांगे तो कांग्रेस पार्टी जाके देश की माफी मांगे। लालू 6 साल हुए, उनको फांसी की सजा लालू जाकर उनकी माफी मांगे कि जो महिलाएं बेचारे शहीद हुए थे पार्लियामेंट में, उनके मेडल्स वापस करने के लिए आया ना, उनकी माफी मांगे। मैं माफी नहीं मांगता किसी। वो बिल्कुल अलग इशू है। वो उसमें को मैं नहीं जाता। लालू मुलायम के मसले पे जो चंडीगढ़ में हुआ था, पहली बात मैंने उनको कुत्ते नहीं कहा था। नहीं, मुझे पता है। देखो, मैंने एक मुहावरा ऐसा कहा था जिनको शेर कहा था पहले, कि मैंने कहा था कि ये शेर जैसे डकर रहे थे और सीबीआई की फाइल दिखाई तो कुत्ते जैसे तलवे चटने लगे। तो मैंने उनको कुत्ते नहीं कहा। नहीं, आपने, और दूसरी बात, आपने उसके बाद खेद भी जताया था, मुझे याद अच्छी तरीके से। नहीं, देखो, मैंने खेद इसलिए जताया कि अगर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह से भले हमारे वैचारिक मतभिन्नता हो, पर इस देश के लोकतंत्र में वो भी एक पार्टी के सम्मानीय नेता है, और उनको मेरे बोलने से अगर वो हर्ट हुए हैं तो मैंने कहा मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। पर मैं नम्रतापूर्वक एक सबमिट करना चाहता हूं कि वो दोनों को बारे में वो कुत्ते हैं ऐसा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर सो एंड सो इज ए वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए। संविधान के कुत्ते हैं, यही निकलेगा। नहीं, वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, या कोई भी मराठी में करिए। मैंने उनको नहीं कहा। आई रिस्पेक्ट लालू प्रसाद जी, आई रिस्पेक्ट मुलायम सिंह जी। कभी कभी क्या होता है, एक बात जरूर है, मैं दूसरे भी आपको मेरी कमजोरी बता देता हूँ। मैं अनेक दिनों तक महाराष्ट्र में रहा हूँ। मराठी में काफी हमारे अलग अलग प्रथाएं हैं, कुछ मुहावरे हैं। अब मेरा संपर्क हिंदी में तो उतना है नहीं होता कभी, तो मैं मेरे पास जो कुछ उसमें से बोलता हूँ। अगर कुछ कभी स्लिप कर जाती है। स्लिप नहीं किया मैंने सर, स्लिप नहीं किया। आप मुझे दुरुस्त करो। देखो आपको मैं बड़े भाई जैसे बात कर रहा हूँ, आप जैसे महान पत्रकार पंडित जो, उनसे मैं मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। और मेरी गलती को मैंने उदाहरण में बताया कि मिस्टर सो एंड सो वॉच डॉग आपके तंज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है गडकरी साहब। नहीं, उस प्रकार से बताया ही इज ए वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे करें अर्थ निकाले? देखिए, उसके दो, अब मैं आपको बता दूं, उसके 2 मतलब निकल सकते हैं। एक ये निकल सकता है वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान का कुत्ता है। दूसरा मतलब निकलेगा संविधान का पहरेदार है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संविधान का पहरेदार बनाओगे या संविधान का कुत्ता बनाओगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करता हूं। सवाल ये है कि जाति के आधार पर जो सेंसस हो रही, जनगणना हो रही है, उसमें पार्टी अपने रुख से बदलती नजर आ रही, क्या ये आरएसएस के दबाव में हो रहा है? आखिरी सवाल। देखिए, पार्टी ने इसके बारे में कोई नीति बदली नहीं है। पार्लियामेंट में जो हमने नीति कही वही हमारी नीति है। मतलब जाति के आधार पर जनगणना के समर्थन में आप हैं, इसमें कोई बदलाव? जो पार्लियामेंट में हमने भूमिका ली वही हमारी भूमिका, मतलब बदलाव नहीं होगा इसमें? नहीं। आरएसएस कह रही है कि जाति के आधार पर जनगणना गलत है, ठीक नहीं है। आरएसएस क्या कह रही है वो आरएसएस के प्रवक्ता आपको जवाब दे पाएगा। जब तक बीजेपी का सवाल है, पार्लियामेंट में जो भूमिका हमने उठाई थी उस भूमिका को विचारपूर्वक लिया गया है और वही भूमिका हमारी है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी जी। ये थे गडकरी जी, नितिन गडकरी। बीजेपी में ऐसे कम नेता हैं जितनी बेबाकी से बातचीत करते हैं, इसलिए गडकरी जी से बात करने में अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। अगले तो फिर किसी होगी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हॉट सीट पर।